हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 16 में इस टॉपिक को जोड़ा गया है। हमें इस प्रश्नावली में, इस प्रश्नमाला में इससे संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे और उन्हें हमें सोल्व करना है। देखिए, ये क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं यदि आपने इनके कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ लिया। यानी कि आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इन सभी आकृतियों यानी कि घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इनसे संबंधित क्वेश्चनों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूलाज होते हैं या उनके आयतन के जो सूत्र होते हैं वो आपको पता होने चाहिए और फिर आप साधारण तरीके से उन सभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 16.1 यानी कि एक्सरसाइज 16.1 और हम उन क्वेश्चनों को हल करना समझते हैं और सीखते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसे देखा और समझने का प्रयास किया तो आप बेहद ही आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे और इस टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 16.1 शुरू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक घनाभ है। घनाभ की आकृति आप जानते हैं, ये कोई घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के नाप आपको अलग अलग दे दिए गए। मान लीजिए कि कोई घनाभ है जिसकी लंबाई आपको कही गई है कि 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कहा गया है कि 9 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए ये जो चौड़ाई है वो उसकी 9 सेंटीमीटर और हाइट यानी कि जो ऊंचाई है वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बना लिया कि भाई एक घनाभ हमें दिया गया है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की माप हमें दी गई है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि हम जानते हैं एक घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। यह एक किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है। यदि हमें किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी जाए तो हम उससे उसका संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि एक घनाभ के 6 पृष्ठ होंगे, 2 ऊपर और नीचे, 2 आमने सामने और 2 साइडों में। तो उन सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसे देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 गुणा लंबाई को L और चौड़ाई को B लिखा जाता है प्लस चौड़ाई यानी कि B और गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट
प्लस हाइट गुणा लंबाई यानी कि h गुणा l। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, देखिए अब हमें दिया गया है कि घनाभ की लंबाई, तो हम लिखेंगे इसलिए 12 सेंटीमीटर लंबा 9 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का क्षेत्रफल होगा। घनाभ का क्षेत्रफल होगा। इसमें मान रख देंगे हम सभी। तो देखिए क्या होगा कि 2 लंबाई का मान 12 है गुणा चौड़ाई का मान 9 दिया गया है, प्लस क्वेश्चन में दिया गया है हमें जिसका फॉर्मूला होता है, फिर उसके बाद चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि 9 गुणा 5, चौड़ाई 5 ऊंचाई चौड़ाई 9 और ऊंचाई 5, प्लस उसके बाद फिर हाइट यानी कि 5 और लंबाई गुणा ये हो गया 12। हमने उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के सभी मान यहाँ पे रख दिए हैं। अब देखिए इसे सोल्व कर लीजिए। 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 12 108 आएगा, प्लस 9 को 5 से करेंगे तो 45 आएगा, और प्लस 12 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ लेंगे अंदर की सभी राशियों को क्योंकि प्लस में है। तो ये होगा 100, 200 और 210, 213, यानी कि ये हो गया 2 × 213। इसका मतलब कि 213 2 से गुणा होगा। तो हम देखिए गुणा कर देंगे, 2 गुणा 213, या इसे सीधे लिख लीजिए कि 2 को जब 213 से गुणा करेंगे तो 426, क्योंकि हम यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं, क्षेत्रफल की बात होती है तो उसकी इकाई होती है वर्ग। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, और या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों में से जो भी इकाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 426 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सिर्फ इतना सा काम है कि आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है होता है घनाभ का, वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और उसमें हम मान रख देंगे, उसे सोल्व कर लेंगे। किसी भी घनाभ का हम जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। दूसरा देखिए क्या कहा गया है कि आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयतन कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, कि किसी भी घनाभ का अगर आयतन हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो उसका आयतन निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे लंबाई का मान कितना है, यानी कि लंबाई बराबर कितनी दी गई है हमें 12, और चौड़ाई बराबर जो दी गई है वो कितनी दी गई है 9, और जो ऊंचाई दी गई है वो हमें दी गई है 5। ठीक है, इनके मान हम यहाँ पे रख देंगे। लंबाई 12 गुना चौड़ाई 9 और गुना ऊंचाई 5, इसे हम गुणा कर देंगे। देखिए 12 × 5 = 60
और 2 6 की 54, यानी कि ये आ जाएगा 540। जब इन तीनों राशियों को गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 540। अब देखिए यहाँ पे हम आयतन निकाल रहे हैं, तो आयतन की जो इकाई होती है वो होती है घन, और आगे जो आपको दिया गया है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वर्ग सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, तो ये आप कंफर्म कर लीजिए कि जब भी आप आयतन निकालेंगे तो वहाँ पे आप घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर घन, यहाँ पे या तो इसे स्क्वायर लगाइए या फिर पहले घन लगाइए, इसका मतलब एक ही होता है। मीटर में है तो मीटर क्यूब कर देंगे और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। तो देखिए यहाँ कैसे लिखा जा सकता है अगर हम लिखें तो कि 540 घन, और चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम इसे सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, इसे देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होती हैं, तो आप कंफर्म कर लीजिए इस चीज़ को कि जब भी आप आयतन निकालेंगे तो उसे क्यूब करेंगे और जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया गया है कि 3 घनों की भुजाएं क्रम से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 3 घन हैं। मान लीजिए कि एक ये घन है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, कि 3 घन दिए गए हैं आपको, कि एक तो ये घन हो गया, दूसरा ये घन है, और तीसरा एक घन और है। ठीक है, कि आपको ये 3 घन दिए गए हैं, जिसमें कि इन सभी की भुजा आपको बताई गई है कि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसा मान सकते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो मान लीजिए कि इसकी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरा जो घन है उसकी भुजा से 6 सेंटीमीटर है, और तीसरा जो घन है उसकी 1 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया कि 3 घन आपको क्रम से दिए गए हैं, और जब इन तीनों घनों को पिघलाकर, मान लीजिए कि ये फुल भरे हुए हैं किसी भी मेटल के, या मान लीजिए किसी भी मोम के, मान लीजिए कि ये 3 घन हैं, इन्हें तीनों को पिघलाया जाता है और फिर एक घन बनाया जाता है। तो जो अब तीसरा घन बनेगा वो इन तीनों से बड़ा बनेगा, वो इन तीनों से बड़ा बनेगा। तो मान लीजिए कि वो जो घन बना इन तीनों को पिघलाने के बाद, वो मान लीजिए ये बन गया। इन तीनों को पिघलाकर जो घन बना वो मान लीजिए ये बन गया। तो इन तीनों को पिघलाने के बाद जो घन बनेगा, उस घन का जो आयतन होगा, आयतन जो होता है वो उतना ही होगा जितना कि इन तीनों के घन का जो आयतन होगा, कुल जो इन तीनों के घनों का आयतन जो होगा वो आयतन इसके बराबर होगा। ठीक है, कि इन तीनों का आयतन जब हम जोड़ेंगे तो वो इस आयतन के बराबर होगा, और जब हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा तो हम इसके आयतन से इसकी भुजा निकाल सकते हैं, एक भुजा, कि इसकी एक भुजा क्या होगी। और जब हमारे पास घन की भुजा आ जाएगी तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा के लिए क्षेत्रफल के लिए हमें सिर्फ भुजा चाहिए घन की। हमें पता है कि जो उसका क्षेत्रफल होता है वो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो यदि हम इसकी भुजा निकाल लें तो हम इसका पिघलाकर बनाए गए घन का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट घन है इसका क्षेत्रफल, आयतन, तो हम लिखेंगे कि 8 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बराबर कितना होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8। भुजा क्यूब होता है भाई, भुजा क्यूब होता है ना घन का आयतन। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ये हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे
8 64, ये आ गया 64 गुणा 8, और देखिए ये आएगा 8 चौक 32 और 8 48 और 3 51, 512। क्योंकि क्षेत्रफल ये आयतन है, इसका मतलब कि किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया कि इस घन का जो आयतन आया वो है 512। अब हम देखते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर घन वाले, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, वही भुजा क्यूब होगा। तो क्या आ जाएगा, 6 गुणा 6, और जब इसे सोल्व करेंगे तो 36 गुणा 6, और जब इसे सोल्व करेंगे तो 36 6 और 36 18, 18 और 3 21, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इस घन का आयतन। अब तीसरा बच गया जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे कि अब 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या होगा, वही भुजा क्यूब बराबर 1 गुणा 1, यानी कि जब इसे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया कि भाई जब 1 को आपस में गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, 1 को 1 से गुणा करें 1 आएगा, 1 को फिर 1 से गुणा करें तो 1। तो हमारे पास क्या आ गया कि तीनों घनों का आयतन आ गया 512, 216 और 1। यानी कि अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। अतः अब लिखेंगे, अतः पिघलाकर बनाए गए घन का कुल आयतन होगा, क्या होगा, 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन और 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। तो हम लिख सकते हैं कि 512 प्लस 216 और प्लस 1, इसे हम जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 और 2 7 और 700, यह आएगा 729। ठीक है, 6 1 7 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 5 और 2 7, यानी कि 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इस तीसरे घन जो पिघला कर बनाया गया उस घन का आयतन हमारे पास आ गया। और देखिए जब हमारे पास किसी घन का आयतन होता है तो हम उससे भुजा निकाल सकते हैं। भुजा कैसे निकालेंगे कि हम उसका घनमूल निकाल लेंगे, इसलिए घन की भुजा बराबर होगी 729 का घनमूल। 729 का घनमूल निकालेंगे तो भुजा आ जाएगी। ठीक है, इसलिए घन की भुजा क्या होगी कि उसका घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालेंगे कि देखिए, अगर आपको सीधे सीधे नहीं पता तो आप 729 है, इसमें देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और यहाँ पे बचेगा 3। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 8 24 और 3 1 3। फिर हम इसमें 3 का भाग दे सकते हैं, तो 3 दूनी 6 और यहाँ से बचेगा 21, यानी 3 7 21। फिर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 9, और फिर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और फिर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यानी कि हमारे पास 3 3 के जोड़े बन गए 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 के जोड़े कितने बन गए 2। घनमूल जब निकालते हैं तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं, और वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 बराबर होता है
9 के। तो इसकी जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। तो अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या करेंगे कि चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर। यही होता है ना कि भाई हमें इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक भुजा का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा होगा, भुजा स्क्वायर होगा। तो इसके फलक कितने हैं, 1 2 3 4, एक इधर और एक पीछे 6। तो 6 से गुणा कर देंगे। भुजा बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 भुजा 9 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, अब देखिए 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 81, और इसे जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 और 8 6 के 48, यानी कि 486। चूँकि यहाँ पे हमसे आयतन क्षेत्रफल पूछा है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो हमें क्या करना था इसमें कि सिर्फ कहा गया है कि 3 घन हैं, उनकी भुजाएं दी गई हैं, उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। अब क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए था, उसकी भुजा, तो भुजा हम कैसे निकाल सकते थे कि इन तीनों का जब आयतन निकालेंगे वो इसके आयतन के बराबर होगा, और जब जो इसका आयतन होगा वो होगा 729। इसका जब घनमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी उसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, और जब 9 सेंटीमीटर की भुजा आ गई तो हम आसानी से इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक संदूक यानी कि एक बक्सा, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि भाई एक संदूक की माप है यानी कि 50 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये कोई बक्सा है या संदूक है इस तरह की, ठीक है, इस तरह, यानी कि उसकी आकृति कैसी हो गई, घनाभ जैसी। संदूक की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, घनाभ जैसी। तो आपको क्या करना है, घनाभ वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे कहा है कि संदूक की माप यानी 50 सेंटीमीटर, यानी लंबाई, सबसे बड़ी लंबाई होती है। तो यानी कि 50, हम इसको मान लें कि भाई ये 50 सेंटीमीटर है। दूसरा कहा है कि 36, मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है वो 36 है और इसकी चौड़ाई जो है वो 25 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी कि हमें इधर भी कपड़ा लगाना है, उधर भी पीछे भी कपड़ा लगाना है, दोनों साइडों में और दोनों ऊपर। यानी कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमें इसका ज्ञात करना है। समझ गए कि भाई आपको एक संदूक दी गई है और उसकी सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी गई है, और जब आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बता सकते हैं कि यह एक घनाभ की आकृति होगी। अब आपको उसमें कहा गया है कि भाई उसको संदूक का जो कवर बनाना है उसमें कितना कपड़ा चाहिएगा, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आप देखिए उसमें संदूक में जब हम कवर करेंगे तो उसके दोनों आगे और पीछे दोनों के भाग होंगे, ऊपर और नीचे और दोनों साइड में। तो इसका मतलब कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की सभी पृष्ठों पर हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो वो उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें इसमें ज्ञात करना है। समझ में आ गया? तो देखिए कैसे करेंगे।
चूँकि संदूक की लंबाई, चूँकि संदूक की लंबाई बराबर है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर कितनी दी गई है 36 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम मान लेते हैं कि जो ऊंचाई है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए उसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, अतः संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें मान रख देंगे हम 2 गुणा लंबाई कितनी है 50 गुणा चौड़ाई 36 प्लस 36 गुणा ऊंचाई 25 और उसके बाद प्लस ऊंचाई कितनी दी गई इसमें 25 और गुणा लंबाई कितनी है 50। ठीक है, कि भाई हमने यहाँ पे उसकी लंबाई, इसे लंबाई मान लिया, इसे चौड़ाई मान लिया और इसे ऊंचाई मान लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो तीनों मान चाहिए, चाहे कौन सी लंबाई हो या कौन सी चौड़ाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनके मान हमें चाहिए। तो जो घनाभ का संदूक का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए 2, अब इसे आपस में गुणा करेंगे तो 0 और 5 6 30 यानी कि 0 और 5 3 15, 15 और 3 18, 1800 आ गया। प्लस इसे गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 150 यानी कि 0 हासिल 15 और 25 3 75, 75 और 15 हो गए 90 यानी 900। प्लस यहाँ से देखेंगे तो 0 और 25 पंजा 125 यानी कि हमारे पास आ गया 1250। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 0, फिर उसके बाद में 5 0 और 0 यानी कि 5, उसके बाद 2 9 11, 11 और 8 19 यानी कि 9 हासिल 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3950। इसे गुणा कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 0 और 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी कि यह आ गया 7900। 7900 क्योंकि हमें पूछा गया वर्ग सेंटीमीटर में यानी कि क्षेत्रफल निकाला है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अतः हमें जो कपड़ा या उसे कवर बनाने के लिए जो कपड़े की आवश्यकता होगी वो कितनी, 7900 वर्ग सेंटीमीटर के यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। कपड़े की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ हमें आपको देखना है कि भाई संदूक की जो माप दी गई है वो एक घनाभ की आकृति है, तो घनाभ का जब हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होगा, उसका कवर जो करेगा उसको कपड़ा, उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसे ध्यान से समझिए। क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है? 100 वर्ग सेंटीमीटर है प्रत्येक पृष्ठ। यदि आधार के समांतर
समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घन जिसका पृष्ठ दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आपको यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि उसकी भुजा, उसको आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया कि उसका जो पृष्ठ है उसका, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर इसका मतलब कि वो उसका क्षेत्रफल होगा कि भाई उसका एक पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल दे दिया 100 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी। कहा गया है कि एक घन है, मान लीजिए कि ये कोई घन दिया गया आपको, ये कोई घन है, ठीक है, यानी कि इसके प्रत्येक फलक बराबर है, ये एक घन है। कहा गया है कि इसका प्रत्येक पृष्ठ, यानी कि ये पृष्ठ भी, पीछे वाला पृष्ठ भी, दोनों साइड के पृष्ठ और ऊपर नीचे जो सभी पृष्ठ हैं उन पृष्ठों पृष्ठ है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर इसके का प्रत्येक पृष्ठ है। यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर कितनी होगी 100 के, तो भुजा का मान क्या हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा √100 यानी कि 10। समझ में आ गया? अब कहा गया है कि यदि इस आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर, मान लीजिए कि उसे यहां बीच में से काट दिया जाता है, उसे बीच से ऐसे काट दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जब इसे काट दिया जाता है तो देखिए ये कटने के बाद एक घनाभ की आकृति ले लेगा, एक घनाभ की आकृति ले लेगा, यानी कि जो घन ये था उसकी जो ये लंबाई थी, ये जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई कम हो जाएगी। और वो कितनी कम होगी भाई, जब घन को बीच से काट दिया जाएगा तो ये जो दूरी है, ये दूरी यानी कि उसकी चौड़ाई जितनी पहले थी उसकी आधी हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर थी तो 5 यहाँ से हो जाएगी और 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे हो जाएगी और 5 यहाँ से, 5 5 5 और 5। और कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा क्योंकि जो लंबाई है वो भी उतनी रहेगी और जो ऊंचाई है वो भी उतनी रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस घन में जो उसकी चौड़ाई होगी वो घट जाएगी, वो हो जाएगी आधी, और ये हो जाएंगे 2 घनाभ के जैसे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि देखिए कि चूंकि घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि घन के अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। दिया गया है कि घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है 100, ये आपको दिया गया है। इसलिए घन की भुजा होगी, क्या होगी कि भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो भुजा, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि भुजा बराबर 100 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ 100 का वर्गमूल आएगा कितना, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसकी तो भुजा आ गई, यानी कि जो घन था आपके पास उसकी भुजा आ गई। अब यदि उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर थी, यानी कि ये भुजा
10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई थी ये भी 10 सेंटीमीटर थी, और जो चौड़ाई थी वो भी 10 सेंटीमीटर थी। अब जब उसे काट दिया जाता है बीच में से, तो ये जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 5-5 हो जाएगी। जब उसे बीच में से काट दिया जाता है तो वो किस तरह का बनेगा कि मान लीजिए ये कोई घन था, तो अब उसकी जो चौड़ाई होगी, यानी कि जो चौड़ाई थी वो 10 थी, उसकी जगह वो हो जाएगी 5। कि ये जो चौड़ाई है ये पहले 10 थी, अब क्या हो गई, 5 हो जाएगी इसकी चौड़ाई। समझ में आ गया कि भाई चौड़ाई जो 10 थी वो हो गई 5, बाकी उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर रहेगी, और जो चौड़ाई है सॉरी ऊंचाई है वो भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब ये जो आकृति बन गई, ये बन गई एक घनाभ जैसी आकृति, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है, और जब प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, घनाभ वाले जो फॉर्मूला जो होता है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल वो लगाएंगे। अतः घन को बीच से काटने पर बनी आकृति एक घनाभ होगी, एक घनाभ होगी। इसलिए उसका क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आप जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें मान रख देंगे, 2 गुणा लंबाई कितनी है 10, 10 और गुणा चौड़ाई हमने देखी है कि 10 थी, उसके बाद में हो गई 5, तो 10 गुणा 5 प्लस चौड़ाई कितनी है 5, और ऊंचाई सेम रहेगी यानी कि 10 रहेगी, प्लस ऊंचाई 10 और लंबाई भी 10, यानी कि जो चौड़ाई है उसकी जो चौड़ाई थी वो बीच में से काटने पे कम हो गई। तो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखिए 10 को 5 से करेंगे तो 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, प्लस 10 को करेंगे तो 50, और प्लस ये 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। इसे जोड़ेंगे आपस में तो देखिए क्या आएगा, 50 50 100 और 100 200, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो यानी कि 200 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर, समझ में आ गया। ये इसका आंसर हो गया कि प्रत्येक समान भाग का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा 400 इसका होगा और 400 ही उस दूसरे वाले भाग का होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो 400 तो इसका होगा और 400 जो दूसरा वाला भाग है उसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि बगैर ढक्कन का एक संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। उसकी जो बाहरी लंबाई है वो 146 सेंटीमीटर है और बाहरी जो चौड़ाई है वो 116 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। तो उसके अंदर की और रंग कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि कोई संदूक है वो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कोई संदूक बना हुआ है, ठीक है। कहा गया है कि भाई उसकी जो बाहरी जो लंबाई है, जो बाहर के पॉइंट से लेके बाहर के जो पॉइंट तक जो लंबाई है वो लंबाई हमें दी गई है 146। कितनी दी गई है 146 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कहा गया है कि भाई जो उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो चौड़ाई कितनी है 116, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई बताई गई है वो बताई गई है 116 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई जो है, जो ऊंचाई दी गई है वो हमें बताई गई है कि ऊंचाई जो है वो है 83 सेंटीमीटर। समझ में आ गया।
ठीक है, यानी कि एक घनाभ जैसी आकृति वहाँ पे बन गई है। अब देखिए कहा गया है कि जो उस संदूक की जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसका मतलब कि 3 सेंटीमीटर तो इधर से कम हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, इसी तरीके से जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई में से भी 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा। और जो ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई में क्योंकि ऊपर बगैर ढक्कन के है, इसका मतलब कि जो 83 उसमें लंबाई बताई गई है, तो नीचे भी उसके जो 3 सेंटीमीटर की लकड़ी लगी हुई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये काम था आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि संदूक के जो लकड़ी की मोटाई है, क्योंकि संदूक की लकड़ी की मोटाई बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए उसके जो अंदर की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, इसलिए संदूक के अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई संदूक की लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो जो संदूक के अंदर की जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी वो कितनी कितनी होगी। तो देखिए जो लंबाई होगी दोनों तरफ 3 3 कम हो जाएगा, यानी कि 146 लंबाई बराबर 146 माइनस 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, यानी कि 6 कम हो जाएगा उसमें से, तो आएगा 140 सेंटीमीटर उसके अंदर की लंबाई। अंदर की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, चौड़ाई कितनी 116 दी गई है बाहर से। अब चौड़ाई में भी 3 सेंटीमीटर इधर लगा हुआ है लकड़ी और 3 सेंटीमीटर इधर लगा हुआ है, तो बाहर से ली गई जो लंबाई चौड़ाई है वो 116 है, तो उसके अंदर की कितनी होगी 116 माइनस 6 बराबर ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। अब देखिए जो ऊंचाई में है, ऊंचाई की जो लंबाई हमें बताई गई वो है 83 सेंटीमीटर, तो ऊपर तो ढक्कन है नहीं यानी कि खुला हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ से तो ठीक कितना ही रहेगा, नीचे से जो 3 सेंटीमीटर है ना वो घट जाएगा, क्योंकि लकड़ी 3 सेंटीमीटर लगी हुई होगी, तो वहाँ पे जो उसकी ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर होगी 83 माइनस 3 बराबर 80 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये। ठीक है, अब हमारे पास एक घनाभ की लंबाई यानी कि L का मान आ गया, चौड़ाई यानी कि B का मान आ गया और ऊंचाई यानी कि H का मान आ गया। ठीक है, तो हम उसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे और फिर उसमें से हम ऊपर ढक्कन नहीं है इसलिए हम उसकी लंबाई और चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो वो उसके अंदर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आएगा। और फिर कहा गया है कि भाई उसका जो उस पर रंग करवाना है यानी कि उसके अंदर हमें पेंट कराना है, तो उसका जो दर है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 2 रुपये है, तो जो जितना भी आएगा हम उसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, इसलिए इस अतः संदूक के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां पेंट किया जाएगा, क्या होगा कि संदूक का अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस उसके ढक्कन का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं कि संदूक के अंदर का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे उसमें से उसका जो ढक्कन है, यानी कि ऊपर का जो एरिया है वो कवर नहीं है, इसका मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि उसके आधार या उसके ढक्कन का, जो उसके ढक्कन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और उसमें से उसके ढक्कन का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई से उसे माइनस कर देंगे। तो देखिए जो संदूक का अंदर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कर लेते हैं 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा लंबाई कितनी दी गई है आपको 140 गुणा चौड़ाई कितनी है 110 प्लस चौड़ाई 110 ऊंचाई है 80 प्लस ऊंचाई है 80 और जो लंबाई है वो 140। समझ में आ गया कि भाई हमने उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान रख दिए, तो जो अंदर का जो पृष्ठ आएगा वो उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा और माइनस कर देंगे उसके ढक्कन का क्षेत्रफल। ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है हमारे पास यहाँ पे 140 गुणा चौड़ाई कितनी है 110। बस समझ में आ गया कि इसमें से हम इसके माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अंदर की जो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों पृष्ठ, ये सामने का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ बच जाएगा, ये ऊपर का पृष्ठ माइनस हो जाएगा, उसको फिर हम गुणा कर देंगे 2/1000 से। ठीक है, तो मान आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे आएगा 2, इसको गुणा करेंगे तो 0 और 0, 14 एकम 14 यानी कि 4 और 14 एकम 14 और 1 15 यानी कि 15,400 आ गया, प्लस यहाँ से करेंगे तो 2 0 और 11 88 यानी कि 8800 आ गया, प्लस इसे करेंगे तो 1 0 और 1 0 और 14 112 यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये 11,200। ठीक है, और माइनस करेंगे हम इसमें से 1 0 1 0 और 11 को जब हमने इससे गुणा किया था तो ये आएगा 15,400। ठीक है, तो देखिए अब इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा 2 गुणा 0 0 0 0 4 8 12 12 और 2 हो गया 14, हासिल 1, उसके बाद 1 और 8 9 9 और 5 14 14 और 1 15, हासिल 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि हमारे पास आ गया 35,400। इसको जब गुणा प्लस माइनस करेंगे 15,400 को। ठीक है, अब देखिए इसे हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। इसे जब गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 70,800 यानी कि 70,800 और माइनस करेंगे 15,400। समझ में आ गया। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो देख कितना आएगा, 0 में से 0 0 में से 0 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे हासिल लेंगे 10 10 में से 5 जाएगा तो 5 और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 55,400 हमारे पास आ गया। तो चूंकि देखिए आप क्या करेंगे, इसलिए ये आ गया 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहा गया है कि भाई 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो है 2 रुपये। 2 रुपये प्रति 1000। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 रुपये प्रति 1000। ठीक है, इसका मतलब कि इसे हम गुणा कर देंगे 2/1000 से, यानी कि 2/प्रति 100 का मतलब 1000 का मतलब है ये। यदि आपको कहा जाता है कि 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर है, यानी कि प्रति 1 सेंटीमीटर होता, तो आप इस कंप्लीट को 2 से गुणा कर देते, लेकिन कहा गया है कि 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम 2/1000 से इसे गुणा कर देंगे। इसलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सीधे ही 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर रंग कराने का जो खर्च होगा वो होगा 55,400 गुणा 2/1000। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग पे है। अगर 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे होता तो हम 2 से डायरेक्ट गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 रुपये प्रति 1000 लिखा हुआ है, इसलिए 2/1000 लिख दिया। 2 0 से
2 जीरो हो जाएगा, 2 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 का भाग हम देंगे 55, इसमें देंगे 5 का भाग, तो 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5 और फिर भाग नहीं जा रहा 0 पॉइंट, और ये आ जाएगा 5 8 40, यानी कि हमारे पास आ गया 110.8 रुपये। ठीक है, कितना आ गया? 110.8 रुपये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई? आपको सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें समझना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। हमें उसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी थी, उस लकड़ी के समेत जो 3 सेंटीमीटर की जो लकड़ी थी उसके साथ, तो हमने उसमें से माइनस कर ली। जो हमारे पास लंबाई आएगी वो 140 आई, चौड़ाई आई वो 110 आई, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम होगी। हाइट में एक साइड से कम होगी, तो वो 83 - 3 है 80, यानी कि हमारे सामने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई 140, 110 और 80। और जब ये आ गया तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि अंदर वाले इस पृष्ठ का भी, इस पृष्ठ का भी, यानी कि उसके जो 5-6 पृष्ठ हैं उन सभी का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। और उसमें से हम उसका ढक्कन ओपन है, इसका मतलब कि उसका जो ढक्कन है उसे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि भाई 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 2 रुपये है, तो 2/1000 से हम उसे गुणा कर देंगे, सीधे सीधे 110.8 हमारा ये रुपये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको 19 दिया गया है, 19 सेंटीमीटर है, तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि विकर्ण की लंबाई, यदि कोई घनाभ दिया गया है, अगर कोई घनाभ दिया गया है आपको ठीक है, तो उस घनाभ का जो विकर्ण होगा, यदि घनाभ का जो विकर्ण होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट कर दें तो वो उसके विकर्ण के बराबर आएगा। समझ में आ गया कि भाई जो किसी घनाभ का जो विकर्ण होता है वो उसकी तीनों भुजाओं के वर्ग के योग के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में एक नई बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम संबंध से निकाल लेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। एक घनाभ की लंबाई है, माना कि घनाभ की लंबाई, माना घनाभ की लंबाई बराबर L है, चौड़ाई बराबर B यानी B है, और ऊंचाई बराबर H है। ठीक है, माना कि घनाभ की जो लंबाई है वो L है, चौड़ाई है वो B है, और ऊंचाई है वो H है। ठीक है, कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, तो प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई है वो किसके बराबर, उसका योग कितना है? 19। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि भाई जो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उनका योग 19 है। और हम ये भी जानते हैं कि जो विकर्ण है, विकर्ण जो होता है वो क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, यदि उसका अंडर रूट कर दें तो वो किसके बराबर होगा? 11 के बराबर। यह हमें दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि चूंकि घनाभ का विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। ठीक है, इसलिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो किसके बराबर होगा, उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर, यानी कि 11 के बराबर। ये दोनों चीज़ें हमें दी गई है, ये हमें पता नहीं था तो हमने बता दिया कि भाई जो घन नाभ का जो विकर्ण होता है वो लंबाई के वर्ग, चौड़ाई के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के अंडर रूट के बराबर होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसका अगर वर्ग कर दें तो हमारे पास क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर बराबर, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और 11 को जब 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 121। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 121। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे कि इसी से ये संबंध निकालेंगे कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई आ जाए और उसके बराबर कितना मान आएगा वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग से तो दे नहीं रखी है। तो देखिए हम जानते हैं कि एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होता है, यानी कि क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी सी का होल स्क्वायर होता है, इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें एल बी और एच बराबर 19 दिया गया है, तो एल चूंकि हम जानते हैं कि यदि ए बी सी हो उसका स्क्वायर हो तो उसे कैसे लिखा जा सकता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर बराबर 2ab यानी कि 2LH प्लस 2BH यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई और प्लस 2 ऊंचाई और लंबाई। समझ में आ गया इतना कि चूंकि हमारे पास ये रिलेशन और ये रिलेशन दिया गया है, हम जानते हैं कि ए बी सी का स्क्वायर करें तो वो इसके बराबर आता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा यहाँ पे कि ए बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इस रिलेशन से हमने इसे खोल लिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल बी एच का मान हमारे पास है कितना है, 19 है, तो यहाँ पे एल बी एच बराबर 19 लिख देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा 19 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121। तो देखिए चाहे आप इस पे नाम भी दे दीजिए कि भाई ये फर्स्ट लिख दीजिए इसको और इसे दे दीजिए सेकंड। ठीक है, तो आप बता देंगे यहाँ पे भाई फर्स्ट से एल बी एच का मान रखने पर और सेकंड से एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान रखने पर। तो यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, 121। और यहाँ पे एल बी एच बराबर कितना है, 19। ये रख दिया हमने, बराबर का साइन लगाया। और यहाँ से देखिए प्लस 2 गुणा 2 कॉमन आ जाएगा तीनों में, 2 गुणा एल एच प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब ये जो होता है ये क्या होता है, 2 एल एच बी एच और प्लस एच एल, ये क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसे एक साइड रख लेते हैं और इसे पक्षांतरित कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा कि 19 का जब स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 19 गुणा 19 और बराबर यहाँ पे देखिए माइनस 121 को इधर पक्षांतरित कर देते हैं, इधर से ये राशि रख लेंगे तो माइनस 121 बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई
सॉरी यहाँ पे 2b आएगा, LB आएगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हमारे पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए 19 को जब 19 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 19 नामा 171, यानी कि 1, और 19 से 19, 19 और 17, 19 और 10 होएगा 29, 29 और 7, 29 और 7 होएगा 36, और माइनस 121 बराबर 2LAB प्लस BH प्लस HL। इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ कर देते हैं कि जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, 4 और 2, 240 बराबर आ गया घनाभ का क्षेत्रफल। 240 बराबर आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL। या इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर आ जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर के, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि बस सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया गया है उसी से आप उसे सोल्व कर लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग आपको दिया गया था 19, माना कि लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो उनका योग 19 है। दूसरा दिया गया विकर्ण की लंबाई। अब जो विकर्ण होता है वो इन तीनों की का वर्ग का जो योग होता है उसका स्क्वायर करें तो उसके बराबर होता है, ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ से ये 121 हो जाएगा और यहाँ पे इसका अंडर रूट हट जाएगा। अब हम जानते हैं कि LBH का स्क्वायर जो होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो उस रिलेशन से हम इसको खोल लेंगे, इसे खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि और ये H स्क्वायर, 2LB 2BH और 2HL। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो आया हमारे पास LB फिर BH और फिर HL, ये कॉमन आ गया यहाँ पे। यहाँ से देखिए L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर कितना है, 121, यहाँ 121 रख दिया हमने। यहाँ पे LBH कितना है, 19, उसका स्क्वायर है तो ये उसका स्क्वायर कर दिया। तो इसे जब पक्षांतरित करेंगे तो ये आ जाएगा इधर, इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 361 माइनस 121, इसको गुणा माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है ये है घनाभ का क्षेत्रफल, तो ये आ गया 240 के बराबर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको कहा गया है वर्गाकार फर्श है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है, कितनी है, 6। यहाँ पे दिया गया है कमरे में 180 घन मीटर हवा है, इसका मतलब कि घन मीटर में दिया गया है, इसका मतलब ये उसका आयतन हो गया। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे कि हमें जानते हैं कि किसी घनाभ या कमरे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो किसके बराबर होती है, ऊंचाई वो उसके आयतन के। तो हम लिख सकते हैं चूंकि घनाभ या लिख सकते हैं कमरा, ठीक है, कि घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा जो ऊंचाई होती है वो किसके बराबर होती है, आयतन के बराबर। ठीक है ना, कि भाई घनाभ या किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसके आयतन के बराबर होती है। आयतन आपको दिया गया है 180 और लंबाई और चौड़ाई कह रहा है कि भाई 6 है। तो देखिए यहाँ से हम जब इसलिए
ऊंचाई बराबर, इसलिए ऊंचाई बराबर क्या होगी कि हम इन दोनों राशियाँ गुणा में हैं तो ये इसके भाग में चली जाएगी, यानी कि आयतन बटे लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आ गया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर आयतन की होती है। तो यदि हमें ऊंचाई चाहिए तो इस दोनों को पक्षांतरित कर देंगे, ये यहाँ पे गुणा में है, यहाँ से भाग में चली जाएगी। आयतन का भाग मान रखेंगे और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान रखेंगे, ऊंचाई आ जाएगी। यदि आपसे चौड़ाई और ऊंचाई दी जाए तो लंबाई पूछे तो लंबाई भी ऐसी आ जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई को भाग दे देंगे आयतन में तो लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई पूछे तो ये लंबाई गुणा ऊंचाई का भाग दे देंगे आयतन में तो ये चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, अतः आयतन बराबर है 180 घन मीटर और लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है 6 के। ठीक है, तो अब यहाँ से मान रखेंगे, इसलिए ऊंचाई बराबर होगी आयतन कितना है 180 बटे लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी 6 है और चौड़ाई भी 6 है तो ये आ जाएगा 180 बटे 36। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा आपस में, काट लीजिए 18 से, 18 कम 18 और ये 0 और ये 18 दूनी 36 यानी कि 2। हमारे पास आ गया 10 बटे 2 यानी कि 5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो जब भी आपको ऊंचाई चौड़ाई या लंबाई निकालनी हो और आयतन आपको दिया गया हो तो उस आयतन में उन दोनों राशियों के गुणा का भाग दे दें तो आपके पास तीसरी जो भुजा है वो निकल आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहा गया है कि 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि आपको क्या कहा गया है कि कोई घनाभ है। ठीक है, उस घनाभ में उसके घनाभ की जो लंबाई है वो आपको दे दी गई है, ऊंचाई दे दी गई है और चौड़ाई दे दी गई है और उसमें कहा गया है कि भाई उसमें 22 सेंटीमीटर लंबाई की और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, उसके कितने ईंटों की आवश्यकता उसमें पड़ेगी, ये वो कह रहा है कि उस दीवार को बनाने में। ठीक है, तो जब भी हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे कि उसमें उसके आयतन का, ठीक है, यानी कि उसके जो आपको दी गई है उसके आयतन में, दीवार के आयतन में अब उसके ईंटों के आयतन है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि कोई बड़ा घनाभ दिया गया हो और कोई छोटा घनाभ दिया गया हो तो आपसे पूछा जाए कि उसमें कितने घनाभ समाहित हो सकते हैं, कितने घनाभ उसमें आ सकते हैं, तो हम उसका जो आयतन होगा बड़े घनाभ का उसमें भाग दे देंगे छोटे घनाभ के आयतन का। तो ठीक है, तो हम इसके जो आपको जो दी गई है 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर की जो दीवार है उसमें हम ईंटों के आयतन का भाग दे देंगे तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मीटर, यहाँ पे मीटर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये सारे सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो हम इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो देखिए दीवार की लंबाई यानी कि एक घनाभ की लंबाई आप कह सकते हैं 44 मीटर है, इसलिए इसे लिखा जा सकता है 44 गुणा 100 बराबर हो गया ये 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि उसे 100 से गुणा कर देंगे मीटर को तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार जो ऊंचाई है
ऊंचाई बराबर कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसलिए इसे जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 1.5 गुणा 100, तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे ये 15 को जब 100 से गुणा करेंगे 1500, और देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद 0 है, सॉरी 1 2 3, 3 अंकों के बाद हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 150, और इस पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब कि हमारे पास आ गया 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी जो चौड़ाई है वो आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर है, तो जो चौड़ाई है वो आपको दी गई है सेंटीमीटर में है, तो सीधे लिख लेंगे 35 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में एक तो हमें ये जो मीटर में राशियां दी गई थी उसे हमें सेंटीमीटर में बदलना है 100 से गुणा करके। दूसरा आप क्या करना है कि दीवार की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जो मतलब कि ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है, तो इसलिए ईंटों की आवश्यकता होगी, इसलिए कुल ईंटों की संख्या, जो कुल ईंटों की संख्या होगी वो बराबर किसके होगी, दीवार के आयतन का आयतन बटे ईंटों का आयतन, या ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि कोई एक बड़ा घनाभ दे दिया जाए और फिर एक छोटा घनाभ दे दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि भाई उस बड़े घनाभ में कितने ये छोटे घनाभ आ सकते हैं। इस तरह से भी ये क्वेश्चन बनता है। तो हमें भी उसमें भी क्या करना है कि जो बड़ा घनाभ है उसका आयतन और जो छोटा घनाभ है उसका आयतन, उसमें उसका भाग दे देना है। तो दीवार का जो आयतन होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 4400 गुणा ऊंचाई कितनी है 150, या पहले चौड़ाई लिख लीजिए 35 गुणा ऊंचाई कितनी है 150। इतना समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, ईंटों का आयतन क्या होगा, ईंटों का आयतन वो ही सीधा हो जाएगा 22 गुणा 10 गुणा 7, या आप इसे लिख भी सकते थे पहले यहाँ पे कि भाई ईंट की लंबाई बराबर है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर है 10 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई बराबर है, हाइट जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, तो इसे भाग दे देंगे। देखिए जो कट रहा है उस संख्या को काट लीजिए, 7 से कटेगा 7 पंज 35, ठीक है। 1 0 से ये 0 कैंसिल हो सकता है, 22 से कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंज 100 गुणा 150, इसे जब गुणा करेंगे तो 15 और 1 2 3, यानी कि 15,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। 15,000 ईंटों की आवश्यकता आपको उस दीवार को बनाने में पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई इस दीवार को बनाने के लिए हमें 15,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो अगर राशियां अलग अलग दी गई हैं तो उन्हें सेम कर लें, सेंटीमीटर में है और मीटर में है तो जो राशियां ज़्यादा हों उसी में कन्वर्ट कर लें, और फिर आप उस बड़े जो या तो दीवार है उसका आयतन है तो उसमें ईंट का आयतन का भाग दे दें। अगर घनाभ बड़ा घनाभ दिया गया, छोटे घनाभ भी दिया गया है तो उसमें उसका भाग दे देंगे, तो आपके पास उनकी संख्या निकल आएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो देखिए अगर किसी कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है तो वो उसके विकर्ण के बराबर होगी।
ठीक है। और हमने देखिए इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें हमें पता है कि विकर्ण जो होता है वो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उन सभी राशियों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होती है। ठीक है, तो हम उससे निकाल लेंगे। पहले तो लिख देते हैं कि कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई यानी कि जो एल होगा वो कितना है 10 मीटर। ठीक है, जो उसकी चौड़ाई है यानी कि बी का मान वो कितनी है 8 मीटर, और जो उसकी ऊंचाई है यानी कि जो उसकी एच का मान होगा वो है 6 मीटर। तो जो कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है वो उसके विकर्ण के बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं कमरे में रखी जा सकने वाली अधिक से अधिक बड़ी, अधिक से अधिक लंबी, अधिक से अधिक लंबी छड़ उसके विकर्ण के बराबर होगी, विकर्ण के बराबर होगी। यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। विकर्ण बराबर क्या होता है, आपने इससे पहले क्वेश्चन में भी किया है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है इसका विकर्ण। यहाँ पे मान रख देंगे, एल का मान कितना है 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर और प्लस एच कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 100, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 64 प्लस 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, और ये हमारे पास आ जाएगा 100 और 64 और 200, 200 का अंडर रूट। देखिए 200 का अंडर रूट सीधे सीधे नहीं आता, तो आप देखिए गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं कि 200 में 2 का भाग देंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का भाग जाएगा, ये आएगा 5, और फिर 5 में 5 का भाग जाएगा तो आएगा 1। यानी कि हमारे पास एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे और यहाँ से हम 5 ले लेंगे। ठीक है, ये तो संख्या आ जाएगी वर्गमूल से बाहर और ये रह जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो ये अंडर रूट 2 का मान कितना आएगा, सॉरी अंडर रूट 200 बराबर कितना होगा 5 दूनी 10 और अंडर रूट 2। अब चूँकि देखिए इतना क्वेश्चन ठीक है आपका, अगर आप चाहें तो अंडर रूट 2 का मान रख के उसे गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 जो बराबर होता है वो होता है 1.414 के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अंडर रूट 2 की जगह मान रख देंगे 10 गुणा 414। ठीक है, अब जब इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 से जब इसे गुणा करेंगे तो सीधे सीधे लिख लिए 1414, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे यानी कि वो 1 और 2, तो हमारे पास आ गया 14.14 मीटर। उसका जो विकर्ण होगा वो उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी आपको मिले तो विकर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि घनाभ है और उसके विकर्ण की लंबाई बताइए, तो आप उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जो स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल लें, उसके विकर्ण का मान आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए कि एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना घन की जो भुजा है वो x है, माना घन की भुजा बराबर है x। ठीक है, कि भाई घन का आयतन आपको दे दिया गया, उसकी भुजा पूछिए, तो हमने मान लिया कि माना घन की भुजा x है और दिया गया है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर है 512 के। दोनों चीज़ें हो गई। अब हमें पता है कि घन का आयतन, या लिख सकते हैं चूंकि घन का
जो आयतन होता है वो बराबर होता है भुजा के क्यूब के। ठीक है, चूँकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब के, इसलिए आयतन 512 है, बराबर होगा भुजा क्यूब। भुजा कितनी मानी हमने x के, यानी कि x क्यूब के। ठीक है, अब यदि हम इसका घनमूल ले लें, अब इसका घनमूल अगर लें तो x का जब घनमूल करेंगे तो देखिए हो जाएगा x, और 512 का जब घनमूल करेंगे यानी कि इसका जब घनमूल लेंगे तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए। देखिए इसे कितना आएगा, 512 का घनमूल, देखिए 2 का भाग देंगे इसमें, ये आएगा 2, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा यानी कि 5, और फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे 1, 2 और 8, फिर 2 का भाग चला जाएगा 6 और 4, फिर 2 का भाग चला जाएगा 3 और 2, फिर 2 का भाग चला जाएगा ये 16 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 2, फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें 1, यानी कि हमें इसमें घनमूल निकालना है। इसका मतलब कि हम इसमें 3 के जोड़े देखेंगे, यानी कि ये एक जोड़ा हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, यानी कि 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा और 2 यहाँ से, तो ये उसका घनमूल हो जाएगा कि 2 गुणा 2 बराबर x के। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 बराबर x, या इसे लिखा जा सकता है कि x बराबर 8 मीटर उसकी भुजा होगी, 8 मीटर। अतः घन की भुजा होगी 8 मीटर, अतः घन की भुजा होगी 8 मीटर। समझ में आ गया कि भाई जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो कि उसका आयतन दे दिया जाए तो उसका घनमूल कर देंगे, सीधे सीधे उसकी भुजा आ जाएगी। ठीक है, और घनमूल आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, यानी कि लंबाई 5 है, चौड़ाई उसकी 30 है और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो था 8, क्वेश्चन नंबर 8 था वो सेम ऐसा ही था कि भाई आपको दीवार दी गई थी और उसमें ईंटें थी, पूछा गया था कि उसमें बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सेम वैसे ही कि जो दीवार का आयतन है उसके आयतन में हम ईंटों के आयतन का भाग दे देंगे। तो इसे सीधे कर लीजिए। देखिए पहले तो क्या करेंगे इसमें कि देखिए यहाँ पे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, और जो ईंटों की जो इकाई दे रखी है वो सेंटीमीटर 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 में है। तो हम क्या करें कि इन मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दीवार की लंबाई, यानी कि जो L है, L का मान कितना है 5 मीटर, जो कि बराबर होगा 5 गुणा 100 से गुणा होने के बाद 500 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। दीवार की लंबाई तो हो गई 500 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में चौड़ाई जो है वो दी गई है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, कोई चेंज नहीं करना। तीसरा देखिए जो उसकी ऊंचाई दी गई है वो 3 मीटर है, ऊंचाई बराबर है 3 मीटर। इसका मतलब कि फिर हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 3 गुणा 100 यानी कि 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम अब उसके बाद ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब ईंट की लंबाई बराबर कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है यानी कि विड्थ जो है वो उसकी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई है यानी कि जो उसकी हाइट है वो है 7.5
5 सेंटीमीटर। ये तो हमने क्वेश्चन में जो दिया गया था वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, और जो मीटर और सेंटीमीटर में इकाइयाँ थी उन्हें हमने सेंटीमीटर में बदल लिया है। तो देखिए ईंटों की आवश्यकता यानी कि ईंटों की संख्या होगी, अतः दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या किसके बराबर होगी? दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। ठीक है कि भाई दीवार का आयतन जो है वो उसमें भाग दे देंगे हम ईंट के आयतन का, तो कुल ईंटों की संख्या हमारे सामने आ जाएगी। और वो क्या होगा, देखिए दीवार का आयतन यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई है 500 गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारी 30 सेंटीमीटर है, और गुणा जो ऊंचाई है वो 300 सेंटीमीटर। सभी इकाइयाँ 3 सेंटीमीटर में हो गई, बटे ईंट की, देखिए ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो है 20 गुणा 10 गुणा 7.5। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसे काटना है, जो कट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट में एक राशि है, ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि इस पॉइंट को हटा के ऊपर 10 से गुणा कर दें तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में समस्या नहीं आएगी। तो आप लिख सकते हैं 500 गुणा 30 गुणा 300 बटे 20 गुणा 10 और गुणा, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 75, और ऊपर गुणा कर दें 10 से। यदि ऊपर पॉइंट में होता तो नीचे गुणा कर देते। जितने अंक इधर होंगे उतने से ही गुणा होंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 2 अंक होते तो 100 से गुणा होता, 3 अंक होते तो 1000 से गुणा होता। अब देखिए यहाँ पे ये आप सीधे सीधे काट लीजिए इसे कि 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 2 से देखिए 2 से ये कट जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास चित्र बच गया। 5 से आप इसे काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 25, 15 आ गया। ठीक है, 15 से देखिए ये कट सकता है, 2 आ गया, तो नीचे की सभी राशियां कट गई और ऊपर क्या बच गया हमारे पास 2 150 और 10, 2 150 और गुणा 10। ठीक है, जो जो राशियां कटती हैं आप किसी को भी काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही कटें। तो यहाँ पे देखिए 1500 और 1500 को जब 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 3000, यानी कि हमें 3000 ईंटों की आवश्यकता उस दीवार को बनाने के लिए चाहिए होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें आपको पॉइंट्स दिया गया था, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आप उसे चेंज कर लें, पॉइंटों को हटा दें और वहाँ पे गुणा कर लें और फिर उसे काट के सरल कर लें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, उसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है आपको 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया गया है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। हमें उसकी जो भुजाएं हैं यानी कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, उसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि क्वेश्चन में आपको भुजाओं की अनुपात दिए गए हों तो वहाँ पे आप उसे मान लें कि माना कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से हैं 5x, 3x एंड 2x, यानी कि उनकी हम जो भुजाएं मानेंगे उन्हें मानेंगे हम 5x, 3x और 2x। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लिखेंगे कि माना उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई
और ऊंचाई। क्रमशः का मतलब होता है कि उसी क्रम में जिस हिसाब में हमने लिखा है कि पहले लंबाई फिर चौड़ाई और ऊंचाई। माना कि उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5x यानी कि 5x, 3x और 2x हैं। समझ में आ गया कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिए कभी भी किसी भी आकृति की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया जाता है तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये मानेंगे कि माना कि उसकी जो कंप्लीट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो 5x, 3x और 2x जो भी आपको यहाँ पे अनुपात दिया जाएगा उससे हम प्रत्येक को x से गुणा कर देंगे। फर्स्ट। दूसरा देखिए कहा गया है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा, यहाँ लिख देते हैं कि भाई दिया गया है कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 558 है, 58 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है घनाभ का उसे इसके बराबर लिख लेंगे। भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है उसको हमने मान लिया 5x, 3x, 2x है, वहाँ पे रखेंगे, उसे सोल्व कर लेंगे, x का मान निकल आएगा। x का मान निकलने के बाद हम उसे x को 5 से गुणा करेंगे, पहली भुजा आ जाएगी यानी कि उसकी लंबाई आ जाएगी, 3 से गुणा करेंगे उसकी चौड़ाई आ जाएगी और 2 से गुणा करेंगे तो उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट आ जाएगी। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यही होता है एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये हमें दिया गया है 558 के बराबर है। ठीक है। अब हम इसमें मान रख देंगे। 2 लंबाई आपको दी गई है अनुपात में 5, 3 और 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x क्योंकि हमने माना है लंबाई को 5x गुणा चौड़ाई है 3x प्लस उसके बाद चौड़ाई 3x गुणा ऊंचाई 2x और प्लस ऊंचाई 2x और जो उसकी लंबाई है वो है 5x यानी कि गुणा 5x। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये राशियाँ गुणा होंगी आपस में, तो इसे लिखा जा सकता है कि 2 गुणा, देखिए 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15, x को जब x से गुणा करेंगे, देखिए x इंटू x, इसको जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15x स्क्वायर। ठीक है। गुणा करते हैं तो ये जो इसकी घातें होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि एक घात यहाँ पे और एक घात ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, या इसको लिखेंगे 15x, इसको लिख देंगे 6x। ठीक है। तो देखिए 5 को हमने 3 से गुणा किया 15 आया और x को जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आया। सेम ऐसे होगा, 3 दूनी 6 और x को जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 और x को जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 558। ठीक है। इन्हें जोड़ लेंगे क्योंकि सभी में प्लस का साइन है और सभी राशियां सेम है तो ये जुड़ जाएंगी आपस में। देखिए क्या आएगा यहाँ पे 15 और 10 25, 25 और 6 31, तो 2 गुणा 31 x स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है। ये किसके बराबर है? 558 के। तो देखिए हमें क्या निकालना है कि x स्क्वायर का मान निकालना है।
तो ये जो राशियाँ हैं दोनों ये गुणा में हैं, यानी कि इसे मान सकते हैं कि ऐसे है 2 गुणा 31 गुणा एक्स स्क्वायर। तो हमें ये चाहिए, तो ये दोनों राशियों का पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 558 बटे 2 गुणा 31, 2 गुणा 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो राशि कट रही है उसे काट लीजिए कि 2 से देखिए कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, फिर यहाँ 15 हो जाएगा 7 और फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो यानी कि 9। तो हमारे पास आ गया 279 बटे 31, हमारे पास आ गया 279 बटे 31, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 279 बटे 31, यानी कि बराबर, ये इसमें भाग देंगे, देखिए 31 गुणा 9, तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, यानी कि इसमें 9 बार इसका भाग चला जाएगा, तो जो एक्स स्क्वायर का जो मान आया वो आएगा 9। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का मान आया है वो हमारे पास आया है 9, हमें किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 9 आया, तो हमें एक्स का मान चाहिए, यानी कि एक्स गुणा एक्स। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा 3, या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, इसका जब वर्गमूल करेंगे दोनों का तो इससे स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा x बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इसलिए अब उसकी कोरों की भुजा होगी, अतः नीचे लिखेंगे, अतः घनाभ की कोरों यानी कि उसकी भुजाओं की माप होगी लंबाई बराबर 5x, जिसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3, क्योंकि x का मान 3 आया है, तो ये आ गई 15। ठीक है, चौड़ाई जो होगी वो भी इसी तरह से होगी कि जो 3x है 3x, और उसे लिखा जा सकता है, x का मान 3 है, तो ये आ जाएगी 3 गुणा 3 बराबर 9, और जो ऊंचाई होगी उसे लिखा जा सकता है 2 गुणा x, यानी कि 2 गुणा x जो था उसे लिखा जा सकता है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 यानी कि बराबर 6। तो इसलिए यहाँ पे जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मान होंगे, लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई के मान होंगे वो होंगे 15, 9 और 6। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात देखना चाहें तो वो इसी के बराबर आ जाएगा। देखिए 15 अनुपात 9 अनुपात 6, इन तीनों में देखिए किस संख्या का भाग जा रहा है, किस राशि का भाग पूरा जा रहा है। देखेंगे कि 3 का भाग तीनों में जा रहा है, तो इसे लिखा जा सकता है 3 पंजे 15 5 और 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, ये राशि इसके बराबर आ गई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं थी इसमें, साधारण सी चीज़ें थी कि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया था, तो आप मान लेंगे कि उसकी भुजाएं 5x 3x और 2x होंगी। कभी भी किसी क्वेश्चन में जब आपको ऐसा दिया जाएगा तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको 16.1 के सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे, आपको कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आप अभ्यास करिए इन सभी क्वेश्चनों का या इस टाइप के क्वेश्चनों का। मुझे आशा है कि जब भी आप घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे ढंग से हल कर सकेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।